अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी FFC के नाम से जिसका सिंबल है और जो कि लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, उसका स्टॉक कैसा है, उसको हमें अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और अगर हिस्सा बनाना चाहिए तो कितने % तक हमें उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए। सबसे पहले हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टैट्स पे नज़र डाल लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके। अच्छा, सबसे पहले फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के प्राइस का एस्पेक्ट देख लेते हैं। प्राइस जो है इसकी हिस्टोरिकली, जैसे हम 2020 में देखें तो 95-94 के करीब थी, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक टाइम पे 126 पे भी गई, फिर थोड़ी नीचे आई, फिर आजकल 152 पे जा रही है। और ये 152 भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इस शेयर के लिहाज से। थोड़ा सा आगे जाके आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। उसके बाद हम इसकी अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर, जो टोटल कंपनी की अर्निंग होती है उसको नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। टोटल शेयर्स इसके 1.2 बिलियन है, उसमें से 699 मिलियन शेयर्स जो है वो फ्री फ्लोटिंग है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और कोई भी उनको ख़रीद सकता है। जब ये टोटल अर्निंग को उस तरह डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ़ शेयर्स पे, तो ये अर्निंग उसकी 2016, 17, 18 में इस तरह 10 रुपये से 12 के करीब रहती थी, 13 के, फिर इसके एकदम ग्रो हुई। आजकल जो है और ज़्यादा ग्रो हुई भी है। और अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो ये देखें 3-4 रुपये, 6 रुपये, 9 रुपये पे भी किसी क्वार्टर की चली जाती है। और अभी रिसेंटली 1 ईयर अगर पिछला कंसिडर करें तो पिछली क्वार्टरली ग्राफ्स को देख के आपको पता लग रहा होगा कि आजकल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है। 2023 में 37 रुपये, जो कि एक रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, उस तरह थी। और ये वाला ग्राफ देख के, जो कि पहले देखें, ये ब्लू जो है फर्स्ट क्वार्टर का, पिछले सालों में कम होता था, इस दफ़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब है इस दफ़ा भी ये ट्रेंड फॉलो हो सकता है। तो इसकी अर्निंग भी बढ़ रही है। अब एक होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी कि एक स्टॉक अगर 10 रुपये की अर्निंग कर रहा है तो उसकी प्राइस अगर 40 रुपये है तो 40 को 10 पे डिवाइड करें तो 4 आया। 4 उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है। इस टाइम पे 4.08 प्राइस टू अर्निंग रेशो इस स्टॉक की है। जबकि नॉर्मली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते हैं और इकॉनमी थोड़ी बेहतर होती है तो ये 12 तक भी जाती है। 12 तक जाने का मतलब ये है कि 10 रुपये अर्निंग करने वाला स्टॉक 12 के मल्टीपल पे भी बिक रहा होता है। तो उस लिहाज से ये काफ़ी चीप प्राइस पे बिक रहा है, यानी कि जितनी अर्निंग कर रहा है ये स्टॉक, उस लिहाज से इसकी जो करंट प्राइस है 152 रुपये की, वो काफ़ी कम है। तो अभी इसको परचेज़ किया जाए अगर, तो ये एक अच्छी प्राइस भी हो सकती है। लेकिन ये सारी कंसिडरेशंस उस बेस पे हैं कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ये अगर आपने आज ख़रीद के कल बेचना है तो उसके डिफरेंट डायनामिक्स होंगे। इसके बाद डिविडेंड्स पे चले जाते हैं। डिविडेंड के लिहाज से जो है ये कंपनी मसलन अगर 37 रुपये की अर्निंग करती है, 2023 में 37 रुपये की अर्निंग थी, तो इन्होंने तकरीबन उसका आधा जो है ना 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। फिर इसी तरह 2022 में 27 रुपये की अर्निंग थी तो उन्होंने 12 रुपये डिविडेंड दिया है। 2019 और 20 में क्योंकि इसकी अर्निंग कम हुआ करती थी तो वो तकरीबन उतना ही डिविडेंड दे दिया करते थे। जैसा कि 13 रुपये की इसकी अर्निंग थी तो इसने तकरीबन 10 रुपये का डिविडेंड दे दिया था। अब ये जो डिविडेंड में नहीं दे रहे पैसे, इसको कहीं वो ज़ाया नहीं कर रहे, या वो ये आप ये ना समझें कि डिविडेंड में नहीं दिए तो वो आपका कोई नुकसान हो गया। वो कंपनी फिर क्या करती है, कंपनी के कैश फ्लो में वो पैसे ऐड होते रहते हैं, जो कि यहाँ से आपको पता चलेगा। हर शेयर के अगेंस्ट इनके पास 75 रुपये कैश जो है वो पड़ा हुआ है, जो कि ऑपरेशंस में यूज़ हो रहा है। और फिर कैश पर शेयर वैसे जो पड़ा हुआ है इनके पास वो 1.62 रुपीज़ है। तो वैसे भी जो डिविडेंड में दे देते हैं वो तो प्राइस से वैसे भी कट जाता है ना, प्राइस उसके लिहाज से नीचे आ जाती है क्योंकि वो कंपनी से निकल गए पैसे। लेकिन जो पैसे डिविडेंड में वो नहीं देते, उस लिहाज से फिर प्राइस भी ग्रो करती है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि लास्ट इनका जो ये था, इन्होंने डिविडेंड कम दिया, तो वो उस लिहाज से फिर जो कंपनी में पैसे रह गए उसकी बेस पे फिर इनकी प्राइस भी बढ़ी है। इसके बाद इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं कंपनी की कि कितना प्रॉफिट बना रही है, प्रॉफिट बना भी रही है यानी अपनी जो गुड्स सेल कर रही है उस पर। ये दो मैट्रिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन।
तो ग्रॉस में जो है मसलन एक बोरी ये यूरिया की या केमिकल कुछ सेल करती है, तो उस पे 100 रुपये पे 42 रुपये इनको बच जाते हैं सीधा सीधा प्रोडक्ट की कास्ट और उसकी जो सेल प्राइस है उसके बिटवीन। जब फिर ये अपने टैक्सेस, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और बाकी ऊपर के सारे एक्सपेंसेस पे करते हैं, उसके बाद 100 रुपये पे इनको 26 रुपये यानी कि 26% इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि ये 26 रुपये सीधा सीधा इनका प्रॉफिट है। तो ये सैलरीज वगैरह अभी देनी है, उससे पहले ये प्रॉफिट है और टैक्सेस, और ये जो है टैक्सेस और सैलरी सब कुछ दे के 26 रुपये इनका प्योर प्रॉफिट मार्जिन है 26%। तो उस लिहाज से 26 बहुत एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसके बाद इस पे देख लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कर्ज़ों पे डूबी हुई कंपनी तो नहीं है, इसके डेब्ट्स वगैरह कैसे हैं। तो उसके लिए ये लॉन्ग डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशो, डेब्ट टू एसेट्स, टोटल डेब्ट टू एसेट्स, तो ये काफ़ी कम है, यानी कि ये 25% से कम है। इसके लिए इसका मतलब है इनके ऊपर कोई ख़ास कर्ज़े भी नहीं है। और जो हैं वो ऑपरेशंस में, वो कंपनीज अक्सर स्ट्रेटजिकली भी कर्ज़े लेती हैं, यानी कि उनको लोन्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट भी कर देते हैं अक्सर, और फिर वो कर्ज़ों की बेस पे चलते हैं, क्योंकि वो शायद उनको जो कर्ज़ा मिले वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए और अपने पे ज़्यादा पैसे वो कमा रहे हों। तो इस वजह से भी, या वैसे ऑपरेशंस के लिए वो अपने पैसे पे रिलाई करने के बजाय ये कर्ज़ों पे कर लेते हैं। अगर इनको रियली कोई ज़रूरत होती तो फिर ये डिविडेंड्स यहाँ से कम कर देते और यहाँ पे ये अपने जो लोन्स वगैरह हैं वो कम लेते। उस लिहाज से भी ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ होती है बीटा, यानी कि किसी स्टॉक का बीटा 1 अगर हो तो वो जितना इंडेक्स ऊपर जाता है या इंडेक्स नीचे जाता है, यानी कि किसी न्यूज़ की वजह से एकदम इंडेक्स नीचे चला गया, तो उसके बराबर बराबर चलती है कंपनी। लेकिन अगर किसी की 2-3 बीटा हो, यानी कि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है कंपनी, मार्केट की न्यूज़ पे डिपेंड करती है। अगर मार्केट गिर गई तो वो एकदम नीचे जाएगी, और मार्केट थोड़ी सी चढ़ने लगी तो वो उसकी भी ट्रैजेक्टरी ऊपर चली जाएगी। तो उसका मतलब ये होता है नॉर्मली कि कंपनी इटसेल्फ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो मार्केट की ख़बरों की बेस पे चल रही है। लेकिन इसका बीटा है 1 से भी कम, 0.61। इसका मतलब है कि कंपनी में इतना दम है कि वो मार्केट के फ्लो के साथ, मार्केट जिस तरह ऊपर नीचे जा रही होती है, वो एकदम से अपनी डायरेक्शन नहीं बनाती, जैसा कि इधर भी आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा। इंडेक्स कहीं और जा रहा है और ये खुद ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी खुद काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट की न्यूज़ इतनी जल्दी उसको अफेक्ट नहीं करती। ज़ाहिर है अगर मार्केट 3-4 हज़ार गिर जाती है अचानक से, या कुछ दिनों के अंदर 10 हज़ार गिर जाती है, तो फिर थोड़ी बहुत तो कंपनी पर असर होगा, हर कंपनी पे होता है, हर स्टॉक पे होता है। तो उस तरह से तो डायरेक्शन फॉलो करेगी, लेकिन 0.61 का मतलब है कि वो 1 to 1 डायरेक्शन नहीं फॉलो करी। वो मसलन मार्केट अगर 100% गिरी है तो ये 60% गिर जाएगा। इस तरह बीटा के लिहाज से भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कुछ ही कंपनीज होती हैं जो कि जिसका 1 से नीचे होता है बीटा। अच्छा, अब इसके बाद इसकी देख लेते हैं फंड्स होल्डिंग्स इसकी क्या है। तो इसके लिए हम ये सरमाया की वेबसाइट पे आ गए, तो यहाँ पे मई तक का डाटा अवेलेबल है। तो ये देखिए काफ़ी जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स वगैरह है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ इसको परचेज़ करके रखा हुआ ही है, क्योंकि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। तो ये या तो अभी लेटेस्ट या थोड़ा अर्सा पहले तक कुछ ना कुछ लिया हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पे 100% फंड्स नज़र आ रहे हैं तो उसमें से 40 to 50% फंड्स ने इसको हिस्सा बनाया हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो उस लिहाज से भी ये बेहतर है। बाकी जो इसकी डिविडेंड देने की फ्रीक्वेंसी है वो भी देख लेते हैं एक दफ़ा। इसके जो पे आउट्स हैं ये देखें, 1, 2, 3 एंड फाइनल, 1, 2, 3 फाइनल। ये बड़े सालों से इसका यही है कि ये साल में 4 डिविडेंड्स दे रहे हैं, यानी कि 4 दफ़ा ये जब साल में डिविडेंड देते हैं। एक कंपनी है एक दफ़ा दे देती है, तो उसमें कंपाउंडिंग का इतना वो नहीं होता, चांस कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, यानी कि एक दफ़ा के डिविडेंड को इन्वेस्ट करेंगे तो फिर अगली दफ़ा ही उस डिविडेंड पे आउटपुट आएगा आपका। लेकिन अगर ये कंपनी आपको मसलन आपके पास 1000 शेयर्स है, तो कुछ आपको डिविडेंड पहले एक क्वार्टर में मिल जाता है, उसकी दोबारा आप स्टॉक ख़रीद लेते हैं, तो अगली दफ़ा ना सिर्फ आपके ओरिजिनल स्टॉक्स पे बल्कि जो आपने नए ख़रीदे थे फर्स्ट क्वार्टर के डिविडेंड से, उस पर दोबारा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर उन दोनों का
जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर नेक्स्ट आपको अगले दफ़ा भी मिल जाएगा। तो साल में जो 2 3 4 दफ़ा डिविडेंड देती हैं कंपनीज, वो बड़ी इस लिहाज से कंपाउंडिंग के लिहाज से भी अच्छी समझी जाती है। तो लास्ट इसका जो डिविडेंड परसेंटेज थी वो 15% तक था, लेकिन कंपाउंडिंग से इसको हम 20 तक भी ला सकते हैं। तो अगर ये आप फर्टिलाइज़र के सेक्टर को देखें तो यहाँ पे एंग्रो की 2 कंपनीज़ हैं और फिर एफएफसी। तो एक एंग्रो भी जो है इसमें एक बड़ा प्लेयर है फर्टिलाइज़र सेक्टर में। उसका अगर आप देखें तो उसकी डिविडेंड्स तो वो भी बड़े अच्छे दे रहे होते हैं। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इससे नॉर्मली कम है, जो कि एंग्रो फर्टिलाइज़र बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी समझी जाती है। तो उस लिहाज से एफएफसी तो और ज़्यादा अच्छी हुई। अब आपने इसके स्टैट्स तो देख लिए, कुछ स्टैट्स को तो हल्का फुल्का एनालाइज भी कर लिया, लेकिन अब प्रॉपर उसको एनालाइज कर लेते हैं, वन फेस टू फेस बात कर लेते हैं कि आपको इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो फिर कितने परसेंटेज तक इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को। तो सारे स्टैट्स तो आपने देख लिए। अब कंपनी के बारे में ये है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी पाकिस्तान की मशहूर फौजी फाउंडेशन, जो कि एक इदारा है आर्मी के रिटायर्ड लोगों की वेलफेयर के लिए, या उसको आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो उनकी ओन्ड कंपनी है, और इनका मेन बिज़नेस जो है वो केमिकल और फर्टिलाइज़र बनाना है, जबकि ये कंपनी फूड, केमिकल और फर्टिलाइज़र और सीमेंट और एनर्जी जनरेशन की दूसरी कंपनीज़ में इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। तो इसके स्ट्रैट्स में जो इसकी की अपसाइड्स थी, एक तो इसकी अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी है। जो इनकी दूसरी कंपेटिटर कंपनी है फर्टिलाइज़र में एंग्रो, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी जाना जाता है, जबकि इनकी जो अर्निंग पर शेयर है उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। अगर 100 रुपये में से प्योर 28 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी कि 4 के मल्टीपल पे ये है। इसका मतलब है कि ये इस टाइम पे अंडर प्राइस्ड है। इसका शेयर जितनी प्राइस पे होना चाहिए उससे कम पे मिल रहा है। इसकी डिफरेंट वजह, एक तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अभी रिकवर कर रही है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स हाई किए हुए थे इकॉनमी को एक वो थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो इन कंपनीज़ के जो मल्टीपल हैं वो भी बढ़ेंगे और इनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो उस लिहाज से भी ये एक अंडर प्राइस शेयर है इस वक्त, यानी कि अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। अच्छा, डिविडेंड्स के लिहाज से भी ये एक अच्छी कंपनी इसलिए कि ये साल में 4 दफ़ा डिविडेंड दे रहे हैं, और अपने जितनी भी अर्निंग है उसको 100% तो एज अ डिविडेंड नहीं दे देते, और 100% देना अच्छी चीज़ भी नहीं होती। मतलब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर किसी कंपनी को कैश फ्लो की ज़रूरत है और वो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या अपने रोज़मर्रा के या ईयरली मेंटेनेंस के ख़र्चों के लिए अगर कुछ पैसे रखना भी चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। अगर आपने जो पैसे दिए हैं वो वैसे भी प्राइस में से माइनस होने होते हैं, तो जो नहीं दिए वो भी प्राइस में रिफ़्लेक्ट हो जाते हैं एज अ ग्रोथ शेयर की। तो उस लिहाज से भी मतलब जितना ये कमा रहे हैं उसका कम से कम 50% तो ये दे ही रहे हैं डिविडेंड में। और दूसरी चीज़ ये है कि ये साल में 4 दफ़ा डिविडेंड दे रहे हैं, यानी कि एक दफ़ा अगर डिविडेंड देते हैं तो उसको रीयूज़ करके दोबारा इन्वेस्ट करके फिर अगली दफ़ा के डिविडेंड में फिर वो पुरानी इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड भी आएगा, तो वो एक कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी ले सकते हैं। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र पे कोई ख़ास कर्जे भी नहीं है इनके। 25% से कम सारे जो लोन्स की रेशोज़ हैं, एक डेब्ट टू इक्विटी और डेब्ट टू एसेट्स जो है, इसका मतलब है कि मिनिमल लोन्स लेते हैं। तो कुछ ना कुछ तो लोन्स कंपनीज ले ही लेती हैं, कुछ उनके इंटरेस्ट में होता है कि वो अपने ऑपरेशंस जो है अपने पैसे को यूज़ करने के बजाय कुछ लोन्स लेके यूज़ कर ले। एक और चीज़ जो कि इसके स्ट्रॉन्ग होने की अलामत है कि इसका बीटा काफ़ी लो है, जो कि 0.6 है। इसका मतलब है कि मार्केट अगर एकदम साइडवेज चली जाती है, डाउन चली जाती है, तो उसका एकदम से उस पर असर नहीं पड़ेगा। कंपनी खुद इटसेल्फ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसका शेयर जो है वो ऊपर नीचे इतना जल्दी नहीं होगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की अलामत है कि वो इंडेक्स से इतना कनेक्टेड नहीं होती, वो एक अपने डगर पे चल रही होती है। और अगर उसकी जो प्राइसेस हैं उसके प्रॉफिट के लिहाज से वो चल रही होती है।
दूसरा अर्निंग पर शेयर में हम जो देख रहे थे इसका प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो ही कर रहा है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। फिर इस कंपनी की फ़ंड होल्डिंग्स भी अच्छी हैं, काफ़ी फ़ंड्स ने इसको रखा हुआ है। फ़ंड्स जो अपनी पोजीशन डिस्क्लोज़ करते हैं कि किस किस कंपनी के शेयर्स उन्होंने लिए हुए, तो वो अपनी मसलन टॉप कुछ कंपनीज़ बताते हैं, 10-15 बता देंगे, तो उसमें नीचे जो कुछ होती हैं वो नहीं भी बताते। तो कुछ में जिनमें आपको नहीं नज़र आ रहा था शायद वो उस कम परसेंटेज में भी इसने लिया हुआ, लेकिन फिर भी जो फंड्स सरमाया पे हमने देखे उसमें से तकरीबन 50% फंड्स ने भी इसको रखा हुआ था, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो इन सब स्टैट्स को देखने के बाद और जो भी हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देखा है और कंपनी को देखने के बाद मेरे ख्याल में ये कंपनी आप 5 to 15% तक इसका एक्सपोजर ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। उसमें फिर ये हो सकता है कि आप अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर का ओवरऑल एक्सपोजर ले रहे तो उस पर इस तरह करें, आप कुछ एंग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर्स ले लें जो कि ई फर्ट के नाम से है, फिर कुछ एंग्रो के शेयर्स ले लें जो एग्रो कॉरपोरेशन है जिसका सिंबल एंग्रो है, और फिर कुछ इसके शेयर्स ले लें एफएफसी के। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ छोटी मोटी कंपनीज आती हैं सेक्टर्स में, लेकिन उनकी वेटेज बहुत कम है, तो उनमें से भी अगर आपको कोई अच्छी लगती है तो उसकी ले सकते हैं। लेकिन इन तीनों का मिला के ना, जो फर्टिलाइज़र का मसलन आपका 25 to 30% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि वो एक फेमस सेइंग जैसे आपने सुना होगा कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो आप सारा कुछ फर्टिलाइज़र में ही डाल देंगे तो वो डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट रेगुलेशंस और मसले और मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहती हैं, तो वो उस वजह से कहीं आपको अफेक्ट ना हो जाए फ्यूचर में जाके। तो आप फौजी फर्टिलाइज़र लें। मैं पर्सनली जो है अपने पोर्टफोलियो में भी इसको मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो मेन मेरा है ज़्यादा एंग्रो फर्टिलाइज़र है, फिर साथ एंग्रो कॉरपोरेशन उसको भी मैं टॉप अप कर रहा हूँ, और फिर साथ एक रेशो इसकी भी होगी, यानी कि ज़्यादा वेटेज एंग्रो फर्टिलाइज़र फिर इसकी, क्योंकि उसके डिविडेंड मुझे थोड़े से बेहतर लगे थे, लेकिन इसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो अगर उसको आप बराबर या हल्का सा एंग्रो फर्टिलाइज़र से ऊपर भी रखते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें, वो फिर आप कि अपने डिसीजन के मुताबिक वो होगा। अच्छा, अगर आप बाकी इन्वेस्ट करें तो आप अपना डिसीजन लें, क्योंकि स्टॉक्स आपको पता होगा कि किसी भी टाइम ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो डिसीजन आपने अपना लेना है, फिर अपनी रिस्क टॉलरेंस के लिहाज से लेना है। वैसे ओवरऑल ये सही कंपनी है और पिछले 8-10 साल से है भी फ़ायदे में, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो आपने डिसीजन अपना लेना है और ख़ुद सोच के अपने वेटेज उसकी देखनी है। लेकिन मेरे लिहाज से जो है ये 5 to 15% जो है मैं इसको अपने पोर्टफोलियो का ऐसा रखूँगा, और ओवरऑल जो मैंने देखा है वो मैं मसलन 30 भी नहीं 25 के अंडर रखूँगा। फर्टिलाइज़र का जो एक्सपोजर है आप 25 to 30 तक रख सकते हैं। तो बाकी डिसीजन आपने खुद लेना है, ये कोई वो बाय सेल कॉल नहीं है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिहाज से बनाई है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि अगर आप आज ख़रीद लेंगे तो साल में इसकी प्राइस इतनी ऊपर चली जाएगी कि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देगा। लॉन्ग टर्म में ये होता है कि आप इसके एक तो डिविडेंड आते रहेंगे, और उसको भी अगर आप री इन्वेस्ट करते हैं या इवन यूज़ भी कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक कंपनी में आपकी एक तरह से शराकत बन गई ना, तो उसकी जो बेनिफिट्स है, प्राइस का बढ़ना स्टॉक का और उस पर जो डिविडेंड्स का आना, उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो उस लिहाज से ये वीडियो थी। तो बाकी इससे पहले मैं एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है उसका रिव्यू इसी तरह कर चुका हूँ, उसका यहाँ पे लिंक लगा दूँगा। इसी तरह DCR डोलमिन सिटी रीट का कर चुका हूँ, वो भी एंड स्क्रीन पे लिंक लगा दूँगा मैं। और बाकी डिफरेंट सेक्टर्स को भी हम देखते रहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट थम्स अप। अगली वीडियो में मिलते हैं।